कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। पहला सत्र अपना परिचय का था। कार्यक्रम का परिचय दिया, क्षत्रिय युवक संघ का परिचय हमने जाना, क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन का जाना, और अब अगले सत्र में कंटेंट बेस अपन कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। यह जो कार्यक्रम आपके दिल्ली एनसीआर के उद्यमियों को सबको हमने संपर्क किया था, और सौभाग्य से बाहर से भी लोग पधारे हैं, बेंगलोर से आए हैं, पूना से पधारे हैं, हैदराबाद से पधारे हैं राजू सर। तो जैसा प्लान किया था कि हम पैन इंडिया कनेक्शन हमारे लोगों का, व्यवसायियों का कम से कम प्रारंभ हो, उस दृष्टिकोण से ये शुरुआत है। तो दिल्ली एनसीआर में जो उद्यमी काम कर रहे हैं, उनमें से एक सीनियर उद्यमी हमारे बीच विराजमान है, ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल सिंह जी मूलतः उत्तर प्रदेश के हैं और अभी वर्तमान में आप फरीदाबाद में निवासरत हैं। जैसा आपने बताया था परिचय में, आपका बड़ा बिजनेस है, जीवा हेल्थ केयर के नाम से आपका आयुर्वेद में बड़ा काम है। उसके साथ ही साथ आपने भारत की पहली टेलीमेडिसिन की कंपनी प्रारंभ करी, और वो अब सबसे बड़ी कंपनी है, पहली भी है और भारत की सबसे बड़ी टेलीमेडिसिन की कंपनी है आपकी। और साथ ही इसके अतिरिक्त, जैसा आपने परिचय में बताया था, आप शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। लगभग 30 साल से आप व्यवसायिक क्षेत्र में हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली पीढ़ी के व्यवसायी हैं, यानी आपने ही वो प्रारंभ किया और अब पूरा परिवार उसमें व्यवसाय रत है। एक बड़ा कॉरपोरेट आपने अपना खुद का डेवलप किया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो लोग पधारे हुए हैं उन सब के स्वागत में आप संक्षेप में अपना उद्बोधन देवें। ऋषिपाल सिंह जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस स्टेज पर आपका स्वागत के लिए, आपके संबोधन के लिए चांस देने के लिए। तो सबसे पहले मैं उस व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूं जिसका ये विचार है कि क्षत्रिय संगठित होकर के ना केवल भारत को, पूरे विश्व को गाइड करे। तो मैं उनको बहुत नमन करता हूं, तान सिंह जी को। और सबसे बड़ी बात है कि उस विचार को प्रैक्टिकल रूप देना। हमारे बीच में उनके संरक्षक भगवान सिंह जी को मैं चरण स्पर्श नमन करता हूं। और आज का जो ये प्रोग्राम है, जिसकी ये रूपरेखा कुलदीप सिंह राठौर जी ने, डॉक्टर सुल्तान सिंह जी ने जो रखी है और हम सबको एकत्रित किया है, मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। तो ये जो हमारी संस्था है, इसमें एक चीज कॉमन है, श्री क्षत्रिय संघ, श्री क्षत्रिय युवक संघ। तो श्री लक्ष्मी है, और कलयुग में लक्ष्मी के बिगड़ कोई कार्य नहीं होता है। पहले लक्ष्मी दी तो हम यहां पर आए, राइट। दूसरा है क्षत्रिय, जो क्षय होने से बचाए, क्षय जमत्रे, राइट। तो ये हमारी जो कौम है, जो जाति है, इन्होंने हमेशा ही धर्म की रक्षा की है, इसलिए क्षात्र धर्म इसको बोला जाता है। और ये धर्म की रक्षा करना हमारे डीएनए में है, हम रुक नहीं सकते। लेकिन बहुत दुख की बात है कि भारत आजाद होने के बाद हमें हर एंगल से बदनाम किया गया, पिक्चरों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, राइट। लेकिन उस छवि को सुधारने के लिए जो क्षत्रिय संघ ने काम किया है, वो प्रशंसनीय है, अद्भुत है, अद्वितीय है। मैं क्योंकि 5-6 मिनट ही बोलूंगा,
मेरा सबसे पहला सजेशन है कि जो दिखता है वो बिकता है। मुझे ज्ञान नहीं है, इसकी वेबसाइट होनी चाहिए और जितने भी लोगों ने फंक्शन अटेंड किया, आज किया, जयपुर में किया, गुजरात में किया, उनका एक डेटाबेस हो और हर महीने की एक्टिविटी जो भी ये संघ कर रहा है वो सबके पास जाए। नंबर 2, जो भी लोग यहां व्यापारी हैं वो आपस में संपर्क करें, एक रिलेशन डेवलप करें। रिलेशन इज द सक्सेस इन लाइफ। चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप पॉलिटिक्स में हैं, चाहे आप परिवार में हैं, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, रिलेशन इज द की टू सक्सेस। सो संबंध, संपर्क, जो आपने देखा भी है, यहां दिखाया है कि सेवा करना वो हमारे खून में है, लेकिन हम संपर्क और सहयोग में कमजोर हैं। किसी ना किसी तरह से इस तरह के फंक्शंस करके, और जो हम एक दूसरे की व्यापार में हेल्प करें वो भी वेबसाइट पर वीकली न्यूज़लेटर में जाना चाहिए। उससे जो है एक दूसरे का संबंध बढ़ेगा और लोगों के अंदर एक साहस आएगा कि मैं भी संबंध बढ़ा करके अपने क्षत्रिय भाइयों के व्यापार को आगे बढ़ाऊं। तीसरा, जो स्टार्टअप है, जो यहां पर क्षत्राणियां बैठी हैं, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। क्या कमाल की बात है कि वो आगे आकर के क्षत्रियों से आगे आ रही हैं। एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे बच्चे स्टार्टअप कंपनियां स्टार्ट करने चाहते हैं, उनका एक जो बिजनेसमैन है उनका एक ग्रुप बनाया जाए कि जो भी उनका आइडिया है वो पहले उस ग्रुप का जो मेंबर्स हैं उनको भेजा जाए, ताकि वो उनको बिगिनिंग में ही गाइड कर दें कि आपका प्रोजेक्ट ये है, आपका लोन लेने का ये प्रोसेस है, इसमें ये चीज अगर आप कर देंगे तो ये चीज हो जाएगी। आपकी मार्केटिंग की प्लान ये होनी चाहिए, आपकी सेल की प्लान ये होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ये होनी चाहिए। क्योंकि जब विचार आता है तो जिस व्यक्ति को विचार आता है वो अपने विचार में ही खोया होता है और वो केवल ये सोचता है कि मैं सफल होऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसी समय उसको ये गाइड कर दिया जाए कि आप ये कार्य करने के लिए इन चीजों का ध्यान रखें, तो उसकी सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। तो ये वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम है, तो उसकी कांग्रेस हुई थी यहाँ अशोका होटल में 2014 में, तो 52 देशों के लोग थे। अभी इसी साल नवंबर में थाईलैंड में हो रही है, तो 65 देशों के लोग वहां पर होंगे। तो उसके अलग अलग डिविजन्स हैं, पॉलिटिकल डिवीजन अलग है, यूथ का डिवीजन अलग है, एजुकेशन का अलग है, बिजनेस का अलग है। तो इसी प्रकार हम 5-6 कमेटीज बना दें केवल बिजनेस की, कि ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, ये ट्रेडिंग में है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है, राइट, ये इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है। और जो बच्चे हमारे स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं या जो बिजनेस में भी हैं, वो बड़े बिजनेस में जाना चाहते हैं, जैसे कि अभी बताया था कि उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, कस्टम क्लियरेंस का है, तो इन चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है और यहाँ पर लोग सोचते हैं कि यार बड़ा लंबा लफड़ा होगा, कैसे हम इसको करेंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों की एक 3-3, 4-4 लोगों की कमेटी बना दी जाए और उनको वेबसाइट पर डाल दिया जाए कि अगर आपको इस प्रकार की किसी क्वेरी की आवश्यकता है तो आप इन लोगों के ईमेल पर या मोबाइल फ़ोन पर कांटेक्ट करें। तो उससे हमारा संगठन मजबूत होगा, क्योंकि आज व्यक्ति वहीं जाएगा जहां उसको कुछ लाभ मिलेगा। सेवा के लिए जाते हैं लोग, लेकिन वो लिमिटेड टाइम देते हैं, लेकिन जब वो ये देखेगा कि यहां मेरी सेवा भी होगी और मेरा व्यापार भी बढ़ेगा और मुझे लाभ मिलेगा, तो वहां पर लोग ज़्यादा समय भी देंगे और धन भी देंगे। तो दूसरा मैं बता देना चाहता हूं कि हम एक आयुर्वेद के अंदर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट करते हैं और शिक्षा के अंदर पर्सनलाइज्ड एजुकेशन देते हैं, और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में भी हम पर्सनलाइज्ड काम करते हैं, क्योंकि हर मनुष्य इंडिविजुअल है, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग इंडिविजुअल है। तो यदि हम अपने बच्चों को ट्रेंड करें, अगर आपके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं या परिवार के मेंबर हैं,
उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, फैमिली, एनवायरनमेंट, उनका वात पित्त कफ, उनका इंटेलिजेंस, उनकी नेचर, सब अलग अलग है। तो अगर हम अपने इनर को समझें और आउटर एक्शन इनर से अलाइन करके लें, जैसे आपकी कार है, 1 करोड़ की कार है, बहुत सुंदर कार है, टायर अच्छे हैं, लेकिन टायर में हवा ठीक नहीं है, ब्रेक ऑयल नहीं है, या इंजन ऑयल नहीं है, या आपका इंजन का आरपीएम रेस से अलाइंज नहीं है, तो आपकी कार अच्छी नहीं चलेगी। तो हमारा स्कूल का प्रोग्राम है कि हर बच्चा अपने इनर को समझे और अपनी प्रकृति के अनुसार एम्पावर एंड नर्चर दी नेचर, नर्चर दी नेचर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द चाइल्ड। एवरी चाइल्ड इज ए डिफरेंट सीड विद डिफरेंट नीड, राइट। तो आज हर क्षत्रिय अपने बच्चे की प्रकृति के अनुसार उसका नर्चर करे, उसका पालन पोषण करे, उसकी प्रकृति को समझे, उसकी प्रकृति के अनुसार ही उसको उसके प्रोफेशन में डाले, ये मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरा जो है, अपनी हेल्थ को अच्छा रखिए। तो बीमारी का इलाज मत कीजिएगा, हम बीमारी का इलाज नहीं करते, हम बीमारी के कारण का इलाज करते हैं। आपको बुखार हुआ, बुखार बीमारी नहीं है, थायराइड बीमारी नहीं है, डायबिटीज बीमारी नहीं है। आपको डायबिटीज हुई वो एक्सरसाइज ना करने से हुई, ज्यादा मीठा खाने से हुई, जेनेटिक हुई, किस कारण से हुई, तो उस कारण पर काम कीजिएगा। इसी प्रकार आपका बच्चा जंक फूड करता है, खाता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता है, टेलीविजन ज्यादा देखता है, जो भी उसकी बीमारी है उसके कारण पर जाइए और अपने बच्चे से रोज पूछिए कि आज आप क्या सीख करके आए। ऐसे ही व्यापार में रोज शाम को लिखिए कि आज मैंने क्या अच्छा किया और क्या कमाया। तो ये छोटी छोटी टिप हैं जो हम सबको करनी चाहिए। शाम को सोने से पहले स्वाध्याय करना चाहिए, आज मैंने क्या किया क्या नहीं किया, और डायरी लिखनी चाहिए। तो अपने आप से बात कीजिएगा, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन डू इट, आई कैन विन। तो जस्ट आप सेल्फ एनालाइजेशन से, ये हमारे स्कूल में हर बच्चा करता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपनी सफलता की कुंजी बना सकता है। और मेरे ख्याल से मेरा समय हो गया है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि अगले साल ये बड़े हॉल के अंदर इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हो, यहां 1000 लोग हों, और दिल्ली भारत का दिल है और आज पूरा विश्व दिल्ली की तरफ देख रहा है और दिल्ली क्षत्रियों की तरफ देखे, ये मेरा आह्वान है। ये पूरी दिल्ली जो है क्षत्रियों की तरफ देखे। क्षत्रियों ने ही दिल्ली पर राज्य किया है और आज आधुनिक तरीके से फिर दिल्ली को क्षत्रिय गाइड करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। आभार ऋषिपाल सिंह जी। जहाँ तक आपने वेबसाइट का बताया, क्षत्रियुग संघ की वेबसाइट है srikys.org, जिसमें क्षत्रियुग संघ की गतिविधियाँ हैं, उनका समाचार डेली आता है। इसके अलावा सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं क्षत्रियुग संघ के भी, श्री KYS के नाम से हैं, क्षत्रियुग संघ के नाम से अपन सर्च करेंगे तो। इसी तरह से छात्र प्रसाद फाउंडेशन का भी VRSKPF के नाम से सभी अकाउंट्स हैं। इकोनॉमिक फोरम हमने प्रारंभ किया है, द वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम कई वर्षों से चल रहा है, इसलिए उसके इस तरह से डेवलप हो गए। इसमें भी जो जो अपन आगे बढ़ेंगे सब चीज़ें डेवलप होती रहेंगी। थोड़ा सा एक और निवेदन मैं करूं, क्योंकि हम सामान्यतः इस बात में टोकते नहीं है, लेकिन क्षत्रियुग संघ के कार्यक्रमों में हम तालियां नहीं बजाते हैं। यहाँ इसलिए छूट दे रखी है कि छात्र प्रसाद फाउंडेशन का कार्यक्रम है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा अपने संवेदनाओं को संयत करें, ताली का उपयोग कम से कम करें, क्योंकि उससे वो हम क्षत्रियुग संघ का ऐसा मानना है कि ताली बजा के हमने अगले आदमी को धन्यवाद दे दिया, आपने कार हमने सुन लिया और ताली बजा के उड़ा दिया। उसके बजाय उसको ताली बजा के उड़ाने की बजाय अंदर लेने का प्रयास करें। अगले कार्यक्रम की अगली कड़ी में सतारा से डॉक्टर योगेश पंवार हमारे बीच आए हैं। जैसे अपन ने बात करी थी कि पूरा भारत जुड़े, तो ये और स्वतः स्फूर्त रूप से आए हैं। आप खुद बिजनेस कोच हैं, स्कूल ऑफ इंस्पिरेशनल लीडरशिप के नाम से आप एक संस्था चलाते हैं, उसके संस्थापक हैं, और 5000 से ज़्यादा व्यवसायियों को कोचिंग और कंसल्टिंग देकर आपने लाभान्वित किया है। आप शिवाजी महाराज की जन्मदिन के नाम से एक प्रारंभ नाम का एक प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें अभी आप विस्तार से आप खुद बताएंगे। अगली कड़ी में आप हम लोगों को
आपका जो स्किल है कि किस तरह से आप कोचिंग कर देते हैं व्यवसायियों को, और हम सब व्यवसायी बैठे हैं, आपके जो अनुभव हैं उससे हम कैसे लाभ ले सकते हैं, इसके लिए मैं डॉक्टर योगेश पंवार को आमंत्रित करूंगा, पधारें और अपनी बात कहें। डॉक्टर योगेश। मैं शुरू करने से पहले एक छोटा सा वीडियो है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर योगेश पंवार है। मैं सतारा महाराष्ट्र से आया हूँ और बेसिकली थर्ड जनरेशन आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, राइट फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू द पाकिस्तान एंड नाउ हियर। सो शायद खून में ही है, बट अब लास्ट 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। सो संस्था हमने क्या शुरू करी है पहले वो समझ लेते हैं, करते क्या है वो समझ लेते हैं, और उसके बाद शायद चर्चा करते हैं। सवाल पूछने की आदत है मुझे। आपको चलेगा अगर मैं सवाल पूछूं? यस, नो? ओके, गुड गुड गुड। तो फिर शुरू करते हैं, बट पहले एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं। ऑन द स्क्रीन्स, थैंक यू। सो गुड आफ्टरनून। मैं शुरू यहाँ से करूँगा और फिर शायद चलते चलते वहाँ चले जाऊँगा, बट 60% इंग्लिश 40% हिंदी चलेगा?
क्योंकि मैं अगर हिंदी बोलता हूं तो सीधा बंबई चला जाता हूं। सो बंबई की हिंदी आप सब जानते हैं कितनी कितनी अच्छी है, राइट। सो फंडामेंटली 10 साल पहले ये संस्था शुरू हुई और आज लगभग 24,000 से ज़्यादा व्यावसायिक आप जैसे यहाँ पढ़ के कंसल्टिंग लेके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके कंपनियां जो 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ की थी, ये लगभग मिड साइज IPO तक चली गई हैं। सो ये करने का कैसे सूझा, क्या हुआ, इसकी स्टोरी पहले समझ लेते हैं। बिकॉज आई थिंक 100 साल पहले 70 साल पहले जब ये संस्था शुरू हुई, जो क्षत्रिय संघ है, वो भी एक विचार से शुरू हुई थी और शायद उन्हीं विचारों के वजह से आज इतने सालों तक ये सक्सेसफुल चल रही है। अपनी नौकरी छोड़ने के बाद लगभग 700 लोगों को निकालना पड़ा था 3G स्कैम में मुझे, और उन लोगों को निकाल के किसी को दूसरी कंपनी में डालना, किसी को कुछ करना। आई वॉज द BI हेड फॉर टेलीनॉर एंड आई वॉज ब्रॉट फ्रॉम स्वीडन टू सिंगापुर जस्ट टू मेक श्योर कि ये इंडिया के लोग 700 लोगों की नौकरियां लेनी है। सो कहीं कंपटीशन को दे दी, कहीं दूसरे बिजनेसेस में, कहीं ऐसे डाइवर्ट करते करते वो जो 6-7 महीने ज़िंदगी के कटे वो बहुत ही डिफ़िकल्ट थे। और उस प्रोसेस में ये भी समझ में आया कि मैं जितनी भी नौकरियां करूं या जितनी भी नौकरियां देते रहूं, फंडामेंटली आई कैन नॉट राइट द डेस्टिनी दैट आई वांट टू राइट। सो आई वेंट टू 48 सच बिजनेसेस जिन्होंने 2000 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस स्थापन किया है 20 से 25 सालों में, और ये भारत भर में सब जगह थी। ये कोई लखनऊ में थे जो सुपर हाउस टैनरी के नाम से जानते हैं आप उनको, जो शूज़ और अपर्स बनाते हैं। ये बालाजी वेफर्स है जो हम स्नैक्स के लिए खाते हैं। ये CNC मशीन्स हैं जो ज्योति CNC के नाम से फेमस है। मैं इनके पास गया, इनके साथ बैठा, इनके पास इन्होंने क्या जर्नी करी ये समझा, और फिर जाके एक प्रोसेस निकल के बाहर आया। By education, my dear friends, I'm a predictive psychologist. My job is to find patterns. जो पैटर्न्स प्रोडक्ट्स में होते हैं, सिस्टम्स में होते हैं, लोगों में होते हैं, मेरा काम है पैटर्न्स को फाइंड आउट करना। इन्हीं पैटर्न्स के आधारे हमने मेरी पहली PhD मुझे बॉस्टन यूनिवर्सिटी ने दी, इन्हीं पैटर्न्स के आधार दी, ऑफ हाउ द लीडरशिप इम्बैलेंस हैपन्स। क्यों ऐसे होता है कि एक लीडर बहुत अच्छी तरीके से ऊपर अपनी चीज लेके जाता है और फिर धीरे धीरे नीचे आता है, ये नेचुरल प्रोसेस क्यों है। इस पे जब पैटर्न लिखा गया, देखा गया, तो उस पैटर्न को नाम दिया गया द एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ SIL यूनिवर्सिटी। और वो एजुकेशन प्रोग्राम सिर्फ व्यावसायिकों के लिए हमने शुरू किया था। आज हम बहुत सारे अलग चीजों के लिए भी करते हैं, पर व्यवसाय के लिए शुरू हुआ। और सबसे पहला पैटर्न जो फाइंड आउट हुआ वो आपके सामने है यहाँ पे। सबसे पहला पैटर्न फाइंड आउट हुआ कि बिजनेस इज ऑल अबाउट, ये तो मेरे पीछे चला गया, इट इज इमोशंस हियर, यहाँ कोने में, बिजनेस इज ऑल अबाउट इमोशंस एंड इकोनॉमिक्स। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? या यू कैन रेज योर हैंड, नो प्रॉब्लम, आप हाथ उठा सकते हैं। कोई भी बिजनेस, कोई भी उद्यम, कोई भी उद्योग, इसमें सिर्फ 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है उसके पीछे का इमोशन और उसके पीछे का इकोनॉमिक्स। अगर इमोशंस और इकोनॉमिक्स साथ साथ में नहीं चल रहे तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, संस्था नहीं है। इज दैट ओके? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, संस्था नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है क्लिनिक चलाना और संस्था का मतलब है हॉस्पिटल चलाना। जो शुरू करते हैं वो है या नहीं है कोई मायने नहीं रखता, हॉस्पिटल चलते रहता है, क्लिनिक शायद बंद हो जाता है। सो द होल डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस या इंस्टीट्यूशन खड़ा करना इज बिटवीन इमोशंस एंड इकोनॉमिक्स। एंड if you are able to solve small problems of lot of people, if you are able to solve small problems of lot of people, you can create an institution. Do you agree? Yes or no? बराबर है? अगर मैं
छोटा सा प्रॉब्लम पूरी दुनिया का सॉल्व कर लूं तो उबर बन सकता हूं, राइट? अगर मैं छोटा सा प्रॉब्लम पूरी दुनिया का सॉल्व कर सकता हूं तो मैं गूगल भी बन सकता हूं, क्योंकि वो बस इंफॉर्मेशन सेग्रीगेट करके दे रहे हैं। सो इफ आई एम एबल टू सॉल्व स्मॉल प्रॉब्लम, अनफॉर्चुनेटली हमें छोटे प्रॉब्लम्स दिखते नहीं है, हम सब बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। अगर हम छोटे प्रॉब्लम्स ग्लोबली सॉल्व करने का विचार करें तो शायद हम ग्लोबल इकोनॉमिक एलिमेंट में अपना हाथ दे सकते हैं। यू लुक एट फ्लिपकार्ट इन इंडिया, यू लुक एट ओला इन इंडिया, ऑल ऑफ दीज, ये जितने भी छोटे, ये स्टार्टअप्स ही थे। डू यू एग्री? यस और नो? स्टार्टअप्स ही थे वो। ये 10 साल में ये कंपनियां बाहर निकली, बड़ी हुई। आई विल गिव यू सम एनालिसिस। ओनली 2%, सिर्फ 2% लोग, 2% स्टार्टअप्स सक्सेसफुल है, और उस 2% में से भी लगभग ओनली 0.3% ये 100 करोड़ का मार्क कट कर पाते हैं, एमई बिजनेसेस बन पाते हैं। क्यों? इतना ज्यादा फेलियर रेट क्यों? और फिर लोग कहते हैं धंधे में रिस्क है। Isn't it? How many of you agree? धंधे में रिस्क है। सुना है ना आपने ये सबने? धंधे में ही रिस्क है। बट अनफॉर्चुनेटली शायद बहुत बार ऐसे होता है कि मैं तरीके नहीं जानता, इस वजह से रिस्क। अगर मैं तरीके जानता हूं कुछ चीज करने की तो वो मेरे लिए रिस्क थोड़ी है, क्योंकि मैं तो वही कर सकता हूं ना जो मैं जानता हूं, मैं तो वो नहीं कर सकता जो मैं नहीं जानता। डू यू एग्री? सो ये जो कांस्टेंट प्रोसेस है रिस्क का, वो रिस्क को समझने का सिलसिला चलाना पड़ेगा। एंड दैट इज हाउ माई एंटायर नेक्स्ट 1.5 आवर इज रिवॉल्विंग। अगला 1 घंटा हम बस इसी बारे में बात करने वाले हैं कि इस रिस्क को कैसे समझे इन द फास्ट मूविंग इकोनॉमी, किस तरीके से इस रिस्क को समझे। लेट्स लुक एट दिस। जितने बड़े लेवल का इमोशन आप जिस तरीके से अपने आप को, आपकी संस्था को उससे जोड़ते हो, उस पर डिपेंडेंट है आपकी स्केलेबिलिटी, इमोशनल स्केलेबिलिटी। ओके? सबसे पहला ये मेरा मानना रहा है, पैटर्न देखा है कि लोग पहले शुरू करते हैं, क्यों शुरू करते हैं कि आई वांट टू सॉल्व माय प्रॉब्लम, मेरे लिए खुद को। जैसे कोई नौकरी में है, यार नौकरी करके थक गया हूं इसलिए शुरू करना चाहता हूं, फैमिली को सेटल करना चाहता हूं इसलिए शुरू करना चाहता हूं, मैं बॉस की नहीं सुनना चाहता इसलिए धंधा करना चाहता हूं या व्यवसाय करना चाहता हूं। जब इंसान शुरू करता है या कोई भी व्यवसाय शुरू करता है तो एक बहुत बड़ा विजन लेके नहीं शुरू करता, वो हमेशा शुरू करता है, अगर बहुत बड़े विजन से शुरू भी हो गया, पर वो सोच जो है वो अपने लिए सही करना चाहता है। ये पैटर्न दिखाई दिया है। सेकेंड पैटर्न दिखाई दिया है, लोग अपनी फैमिली की खुशहाली के लिए बिजनेस करना चाहते हैं। मेरा बेटा सही पढ़े क्योंकि शायद मुझे नहीं पढ़ने मिला, मेरे बच्चे सही रहे, अच्छे स्कूल में जाएं, अच्छे घरों में रहे, मेरे माँ बाप को अच्छी मेडिसिन की फैसिलिटी मिले, शायद उस वजह से शुरू करता है। ओके? और उस वजह से रोज शाम को, रोज 7 बजे सुबह से लेकर रात को 9 बजे तक रोज काम कर रहा है। थर्ड लेवल के वो बिजनेसेस हैं जो सोसाइटी का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि सोसाइटी में ऐसा कुछ करूं जिस वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो। फोर्थ लेवल के वो बिजनेसेस हैं जो देश का कोई छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, और फिफ्थ जो ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। अब ये लोग जो हैं, जो ऊपर वाले हैं, जो खुद के लिए काम कर रहे हैं, आप उनको दुकानदारी कहते हो। इज दैट ओके? आप उस चीज को दुकानदारी कहते हो, राइट? जो सेकेंड वाला फेज है, जहां पे मैं कह रहा हूं मेरी फैमिली के लिए कर रहा हूं, वो लोग आप देखोगे उनकी सेकेंड जनरेशन कभी भी फर्स्ट जनरेशन बिजनेस में नहीं आती। कितने सेकेंड जनरेशन बिजनेसेस हैं यहां पे? सेकेंड जनरेशन, वेरी गुड, है ना? उनके जो सिर्फ फैमिली के लिए कर रहे हैं, वो इतना डाइनिंग टेबल पे स्ट्रगल देख लेते हैं बच्चे कि वो सेकेंड जनरेशन में आते, फर्स्ट जनरेशन में आते ही नहीं। वो कहते हैं मैं अपनी आईटी कंपनी में अच्छा हूं, राइट? लॉट ऑफ पीपल आर लाफिंग हियर, राइट? तीसरों का प्रॉब्लम क्या है? जो सोसाइटी की तरफ देखते हैं और सोसाइटी का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। आप देखते हैं ये एक लेवल तक पहुंचते हैं,
और इन्हें जनरली समाज में ऐसे कोई फंक्शंस में आगे बिठाया जाता है। ये पैटर्न्स है ना, आप जानते थे हो, इंसान ह्यूमंस आर स्लेव्स ऑफ ऑफ द पैटर्न्स। स्लेव्स का मतलब समझते हैं ना, वी आर स्लेव्स ऑफ द पैटर्न्स दैट हैव बीन क्रिएटेड। अगर हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो कहता है ऐसे ब्रश करो, दो दिन बाद हम वापस शुरू हो जाते हैं ऐसे ही। इतना डिफिकल्ट है आदत बदलना, राइट? तीसरे वाले, चौथे वाले जो लोग होते हैं, वो आप देखते हो एक नेशनल स्टैंडर्ड तक पहुंच जाते हैं। कंपनियां लगभग इनके विजन स्टेटमेंट में, इनके मिशन स्टेटमेंट में जनरली यू विल सी दैट दे आर सॉल्विंग बेटर प्रॉब्लम्स। एस्पिरेशनल लोग। एंड द लास्ट पीस, पीपल हु आर वर्किंग टू सॉल्व अ ग्लोबल प्रॉब्लम, यू विल सी देम डूइंग फैंटास्टिकली वेल इन देयर बिजनेसेस। और उसके लिए बहुत पैसा चाहिए क्या, उसके लिए बहुत लोग चाहिए क्या, जरूरी नहीं है। आप उस सोच से शुरू कर सकते हो, व्हाट इज द ग्लोबल प्रॉब्लम, व्हाट इज द नेशनल प्रॉब्लम, मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर बिजनेस करने के बाद स्ट्रगल हो रहा है, स्केलेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो शायद यहां कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्क्वालिफिकेशन है। मैं ये किसी को भी नहीं बता रहा हूं कि आप में है, मैं ये कह रहा हूं आप अपने आप से ये सवाल पूछें कि अगर वैसा है तो शायद इमोशनल डिस्क्वालिफिकेशन है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम अगर इस प्रोसेस को देखना है और समझना है और बढ़िया करना है, तो सबसे पहला प्रोसेस है सेल्फ पे काम करना। अब सेल्फ पे काम करने का मतलब क्या है? मैंने पहले एक स्टेटमेंट यूज किया अभी, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रियलाइज्ड, आई सेड आई डोंट नो दैट आई डोंट नो। ओके, अगर पेन पेपर है आपके पास, आप लिख लीजिए। सेल्फ पे काम करना मतलब क्या, इज व्हाट वी विल अंडरस्टैंड, राइट? आई डोंट नो दैट आई डोंट नो, देन द स्टेज इज आई नो दैट आई डोंट नो। जब तक ये कन्वर्जन ना हो, तब तक सेल्फ पे काम नहीं होगा। मैं नहीं जानता तो दुनिया बहुत अच्छी है, राइट? पर अगर मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता, तो शायद खोज का सिलसिला शुरू होता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? रेज योर हैंड्स प्लीज, रेज योर हैंड्स। सो सेल्फ पे काम करना मतलब, पहले मुझे बहुत ही अच्छा लगा किसी ने कि यहां पे हम ताली नहीं बजाते। क्यों नहीं बजाते ताली? क्योंकि पहले अंदर तो ले लो। बहुत ही बढ़िया थॉट है ना। सो द होल पर्पस इज फॉर सेल्फ, इट शुड बिगिन फ्रॉम सेल्फ, देन only you will shift to change your methods. अगर खुद पे काम होगा तो ही तरीकों पे काम होगा, वरना तरीकों पे काम कभी नहीं होगा। एंड इट इज इंसैनिटी ना कि मैं पुराने तरीकों से नई चीज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। डू यू एग्री? ये तो पागलपन है कि मैं पुराने तरीके यूज करके आई एम ट्राइंग टू डू न्यू थिंग्स, नॉट पॉसिबल। एंड अनलेस एंड अनटिल द मेथड्स चेंज, तरीके नहीं चेंज होंगे तो रिजल्ट्स नहीं चेंज होंगे, राइट? सो कुछ यहां पे हमारे भाई बंधु थे जो गवर्नमेंट से अब जॉब में आए, गवर्नमेंट जॉब से अब बिजनेस में आएंगे। कुछ हैं जो एम्प्लॉयमेंट पे थे, अब जॉब में आएंगे, राइट? कुछ है जो अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, कुछ है जो एस्टैब्लिश बिजनेसेस हैं। फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आप जहां पे भी पहुंचना चाहते हो, काम इस प्रोसेस में करना पड़ेगा। अगर ये प्रोसेस फॉलो किया जाए तो अपने आप रिजल्ट आना है। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस? फर्स्ट, गो ड्वेल इन योर सेल्फ। चेक कीजिए करना क्या है। हर बार खुद से ये पूछिए करना क्या है। इसी पॉइंट पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सवाल है, पूछूं? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट यू हैव एन एक्सपायरी डेट? नो, you don't know what that expiry date is, okay? ठीक है ना? But all of you surely have an expiry date? Yes or no? Please, हाथ जिसको यकीन नहीं है वो हाथ नीचे रखेगा, हाथ ऊपर कीजिए प्लीज। हाँ, गुड, थैंक यू। अगर हम सबको पता है कि एक्सपायरी डेट है, कब है पता नहीं है, पर मैं कब तक करूंगा ये तो डिसाइड कर सकते हो ना? यस और नो? और जब तक मैं करूंगा तब तक कैसे होगा
ये भी डिसाइड कर सकते हो। ऑल कंट्रोल पैरामीटर, यस और नो? फिर कोई गवर्नमेंट को दोष देने की जरूरत नहीं है, रोड को दोष देने की जरूरत नहीं है, बैंकों को, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन। I can decide, right? Because it is my control parameter. That is one very important element to understand. Most of the time, typically businessmen, sir, how many of you are in business for more than 30 years? Till when is the question now? है ना, बहुत strong सवाल है, till when? And just imagine if I am able to decide, अगर मैं decide ही कर पाता हूं उम्र के 25 साल में कि कब तक, क्योंकि पॉइंट बी जब डिसाइड किया जाता है ना, तब पॉइंट ए के सारी यूटिलाइजेशन, मटेरियल्स, सारी मोड्स, मेथोडोलॉजीज चेंज हो जाती है। अगर मैं तय कर लूं कि यहां से मुझे शिमला जाना है और शादी, किसी और दोस्त की शादी है, और अगर मैं शिमला जाना चाहता हूं तो बहुत करीबी दोस्त है तो मैं मस्ती में जाऊंगा, पर यही पता चल गया कि शिमला में एक एक्सीडेंट हो गया उसी दोस्त का, तो मैं मस्ती में नहीं जाने वाला, क्योंकि मेरा कारण बदल रहा है, मेरा तरीका बदल रहा है। सो पॉइंट बी डिक्टेट करता है कि आज किस तरीके से काम कर रहे हैं। सो अगर पॉइंट बी डिसाइडेड नहीं है तो वो सारे रास्ते खुदा की तरफ जाते हैं, सारे रास्ते भगवान की तरफ जाते हैं, सारे रास्ते जीसस की तरफ जाते हैं। सो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इतने भी लोग यहां पे, इट इज इमटेरियल वेदर यू आर एन एम्प्लॉय और यू आर अ बिजनेसमैन, प्लीज डिसाइड योर पॉइंट बी। ओनली देन you will be able to decide how to reach point B, and that is self work. That is nothing to related to business, self. Second, work on, as I said, if for a person who doesn't know where to go, any road is okay. फिर तो चल रही है। एक दोस्त को पूछा कैसे चल रहा है, मेरा कैसे चल रहा है, चल रहा है EMI में, ऐसे जवाब दे दिया उसने। राइट, सो प्लीज डिसाइड कब तक, कितना, बिकॉज आप मानो या ना मानो, बिजनेस इज अ रेस, यस और नो? डू यू अग्री? एंड यू हैव टू कॉन्स्टेंटली विन। डू यू अग्री, यस और नो? अच्छा, मानसिक रूप से मेरी ट्रिमेंडस कैपेसिटी हो सकती है। जस्ट इमेजिन, मानसिक रूप में मेरी ट्रिमेंडस कैपेसिटी हो सकती है। वो गाड़ी जो मैं 25 साल में जिस तरीके से चलाता हूं, वो मैं 70 साल पे नहीं चला सकता। डू यू अग्री, यस और नो? फिजिकल लिमिटेशन है। अगर मैं बहुत जिद करता हूं कि नहीं मैं ही गाड़ी चलाऊंगा, तो गाड़ी में लोग बैठेंगे नहीं। आप अपनी गाड़ी चला के चलो। अगर आप चाहते हो कि गाड़ी चलती रहे, तो वक्त डिसाइड कर लीजिए कि आप कब उठ के पैसेंजर सीट पे बैठोगे, तभी गाड़ी चलती रहेगी। इज दैट ओके? आसान है एग्जाम्पल। पॉइंट नंबर 1, लेट्स लुक एट, ये एक सिंपल सा सवाल है मेरे दिमाग में, मैंने सोचा सबसे पूछ लूं। दो तरीके हैं ये पूरे 1 घंटा बिताने के, या तो आप मुझसे बात करो या तो मैं आपको बोर कर दूं। कौन है? सॉरी, लायन? लायन? यस नो? थोड़ा जोर से बोलेंगे, क्षत्रिय लोग हैं हम। यस नो? लायन? अच्छा, इसका नो? कुछ लोग बोल देंगे मैं क्षत्रिय हूं, मैं खुद ही लायन हूं। नहीं, बट इसका मतलब हम सारे एक ही स्कूल में गए। नहीं नहीं सर, नॉर्मल से जंगल की बात कर रहे हैं, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। हाँ नहीं तो हम सवाल सिंपल है, हु इज द किंग ऑफ द जंगल? जंगल का राजा कौन? ये सिंपल सा सवाल है, जिससे सारे जानवर डरे वो जंगल का राजा है। कुछ कह रहे शेर, और कोई है क्रिएटिव जवाब? द वन हु कैन सर्वाइव सी, देखो। और हाँ सॉरी, लॉ मेकर ऑफ द जंगल, ओके, जो मानसिक रूप से किंग है, ओके। एलिफेंट बिकॉज इट्स द लार्जेस्ट एनिमल। एनीथिंग एल्स? अच्छा, पढ़ा क्या है हमने? हेलो, जोर से जरा प्लीज।
जंगल का राजा शेर, कैसे पता चला ये? मतलब आप क्यों मानते हो? मानते तो हो आप ये, यही तो आप पढ़ाते हो अपने बच्चों को, पढ़ाते हो? नहीं एलिफेंट है बेटा क्योंकि मैं बता रही हूं इज इट? मानसिक रूप से जो होता है वही जंगल का राजा, 0 मिलेगा पेपर पे उसको बताते क्या हो आप? हु डिसाइड द रूल? ये लिखने बोलो बेटे को अपने पेपर पे, उसको मार्क मिलेंगे क्यों? हाथ देखो, ये सवाल है, शेर राजा क्यों बना? ये सवाल ही नहीं पूछा गया। कुछ कारण होंगे, पर हम सबको कैसे यकीन हो गया? यस सर। वंडरफुल। है सॉरी, शांत जगह पे हलचल हो जाती है। कितनी स्टोरीज है ना हमारे पास, ये जस्टिफाई करने के लिए कि जंगल का राजा शेर है। अच्छा, बाय द वे प्लीज राइट डाउन द स्टेटमेंट एंड आई विल टेल यू। राइट डाउन द स्टेटमेंट क्विकली। पेन पेपर है आपके पास? क्विकली राइट इट डाउन। उसके पास विजन है और एक स्टोरी लिखिए लिखिए। ओके, सेम इंफॉर्मेशन, राइट इट डाउन। सेम इंफॉर्मेशन रिपीटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये और एक स्टोरी। आप स्टेटमेंट लिखिए साहब, ये स्टोरी नहीं, स्टोरी आप भूल जाओगे। सेम इंफॉर्मेशन repeated over a period of time in various forms creates a belief, right? And then becomes a law. Same information repeated over a period of time in various ways becomes a belief. आज साहब की बिलीफ है कि क्षत्रिय संघ में आते हैं तो तालियां नहीं बजाते, क्योंकि बार बार इतने सालों से उसका प्रशिक्षण है। Do you agree? Yes or no? So, अपनी संस्था में बिलीव बनानी है तो उसका प्रोसेस क्या है? कितने लोग आप चाहते हो कि आपकी संस्था में, जो भी आपकी संस्था है, उसमें एक बिलीफ रहे कि इस दिशा में इस तरीके से चलना है? प्लीज रेज योर हैंड। So what is the logic now? Logic is very simple. Same information should be repeated period of time in various forms. अगर ये एक इंफॉर्मेशन जो आप चॉइस करते, अब ये चॉइस कहां से निकलेगी? आपसे। ये दिशा कहां से निकलेगी? आपसे। अगर आपको दिशा नहीं है, आपकी संस्था को दिशा नहीं है। इज दैट ओके? वेल, ऑल ऑफ यू आर राइट। लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। वी विल मूव फॉरवर्ड नाउ। कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया ये इमोशन का चक्कर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? अगर ये इमोशंस सेट नहीं किए गए तो पूरी कंपनी ऐसे लगता है जैसे किसी अच्छे बगीचे में बंदर घुसा है। हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है, हर बंदे को लग रहा है मैं बहुत काम कर रहा हूं, और हर बंदा अपने अपने को काटने में तुला हुआ है। अगर उन सबको दिशा नहीं दी गई, जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, जो स्पिरिचुअली हम यूज करते हैं, द वर्ड एनर्जी, द एनर्जी हैज टू बी डायरेक्टेड इन अ डायरेक्शन. इफ दैट इज नॉट हैपनिंग, यू विल सी results not coming out, struggle constantly there. And then as a business owner we generally feel यार कर किस चीज के ले रहा हूं या क्यों कर रहा हूं, right? So direct your people well. That takes us to the next part. I'm going to help you understand कि ये प्रोसेस क्या है, ये स्केलेबिलिटी का प्रोसेस है क्या. Okay. इसके पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आप अगर लिख पाओ, समझ पाओ तो बहुत बढ़िया होगा, राइट? मेरा हेतु है कि आप इसे लिख लें. आप इसे YouTube पे देख सकते हो, मेरे बहुत सारे वीडियोस उस पे हैं. आप SIL यूनिवर्सिटी पे जाके केस स्टडीज डाउनलोड कर सकते हैं. यू कैन डू ऑल ऑफ दैट. SILuniversity.com पे जाके कर सकते हैं. अ लॉट ऑफ देयर इन देयर, बट आप अगर लिख लेते हो तो शायद आपके जहन में रहेगा. ओके, सबसे पहले ये जो वैल्यू है ये ऊपर रहता है. अब ये वैल्यू क्या है? टाइमलेस गाइडेड प्रिंसिपल
दैट रिक्वायर्स नो एक्सटर्नल जस्टिफिकेशन। मैं कितनी टेक्निकल चीजें बता रहा हूं आपको, इसे इमोशनली तो हम हमेशा रहते हैं, सिद्धांत बेस्ड जिंदगी जियो, प्रिंसिपल बेस्ड जिंदगी जियो, वैल्यू बेस्ड जिंदगी जियो, कहते हैं नहीं कहते, पर इसका कोई टेक्निकल डेफिनेशन भी तो होगा। एंड द टेक्निकल डेफिनेशन इज a timeless guiding principle that requires no external justification। आप जब एक संस्था सोचते हैं टाटा, आपके दिमाग में क्या आता है? ट्रस्ट आता है, राइट? क्यों आता है? रतन टाटा जी ने आपको व्हाट्सएप किया था। वही वैल्यू इतने सालों से अलग अलग तरीकों से आपको दिखाई गई है, उन्होंने बिहेव करी है, तब जाके वो वैल्यू सिस्टम बनी है। पर पहले डिफाइन किया ना जमशेदजी टाटा ने, डिफाइन किया होगा। यही चीज आप रिलायंस के बारे में सोचते हो तो क्या आता है दिमाग में? अपॉर्चुनिस्टिक आ जाता है। गलत कुछ नहीं है, बोथ आर प्रॉफिटेबल। आप उनके शेयर होल्डर्स को पूछो, बोथ लाइक देम, राइट? देयर इज नथिंग रॉन्ग, दे डोंट हैव टू जस्टिफाई, दे आर स्टिल द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द कंट्री, यस और नो? And if you have a job that they offer you 10 crores, you will go and do. So fundamentally, value का मतलब है timeless guiding principle, एक ऐसा principle जो timeless है, okay? और उसे किसी दूसरे को justify करने की जरूरत नहीं है। Second is the mission. Mission is why am I doing what am I doing? कर क्यों रहा हूं? अगर वो डिक्लेयर्ड नहीं है, अगर संस्था में सारे लोग उसे समझते नहीं है, जो आज पहला सेशन हुआ वो उसी बारे में था कि संस्था का मिशन क्या है, क्या वैल्यू है, क्या तत्व है, क्या विजन है, आगे जाके हम कहां जाना चाहते हैं। ये जब तक बार बार लगातार संस्था में बताया नहीं जाता, तब तक लोगों के जहन में नहीं आता। वैसे ही बर्ताव, वैसे ही सारा ब्रांडिंग, वैसे ही उस तरीके से ही काम, तब तक लोगों के ध्यान में नहीं आता, तब तक वो दुकानदारी रहेगी, जस्ट भूलना नहीं है। ओके, सो बाय द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन आई विल टेल यू कि 4 जॉब्स क्या है, एक व्यवसायी 4 जॉब्स है क्या। ओके, सेकेंड लेयर में आप स्ट्रैटेजी और पॉलिसीज बनाते हो। अब स्ट्रैटेजी इस शब्द का कोई दे सकता है मुझे एग्जांपल? स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? मैं उस बंदे को किताब कुरियर करा दूंगा, मेरी सॉरी मैंने किताबें लाई नहीं है, बट किताब कुरियर करा दूंगा जो मेरे को स्ट्रैटेजी का बेसिक मतलब समझाए। व्हाई डू यू स्ट्रैटेजाइज? क्यों करते हैं स्ट्रैटेजी? चाहिए क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, ओके, ये वर्ड, ये शब्द, स्ट्रैटेजी इज अ मेथोडोलॉजी टू अचीव डिजायर्ड गोल। ओके, वेरी गुड, यू वेरी क्लोज सर, यू वेरी क्लोज, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? टाइमली टारगेट को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए। स्ट्रैटेजी का मतलब, ये वर्ड, ये शब्द आता है, रणनीति, ये शब्द वॉर से आता है। रणनीति ये वर्ड वॉर से आता है, वॉर। इसका मतलब क्या है? अब हिंट मिला? करेक्ट 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 सर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, he's got it. Okay, strategy means to win. Have you ever written down or heard कि मैंने हारने के लिए स्ट्रैटेजी लिखी? Is that okay? I don't write a strategy to lose. I write a strategy to win. Okay, and one of the strategic, मैं पढ़ती भी बहुत हूं उनके बारे में, और आज भी पूरी जिंदगी शायद समझने में चली जाए। राजा शिव छत्रपति ने गॉरिला टैक्टिक्स दी पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को। ओके, ये गॉरिला टैक्टिक्स इज अ स्ट्रैटेजी दैट हेल्प्ड हिम टू विन। सो बिजनेस में ये क्या हो सकता है और स्ट्रैटेजिक टूल्स क्या होते हैं, मैं आज आपको 2 ऐसे टूल्स दिखाने वाला हूं, शायद आप कभी भी यूज कर सकते हो इनको, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ओके, सेकंड इज पॉलिसीज। ये स्ट्रक्चर को सही ध्यान में रखें, पहले वैल्यूज बनाए, ये आपको खुद के ऊपर काम करना है, खुद के साथ काम करना है,
अपनी अगर टीम है छोटी सी तो उनके साथ मिला के, या बड़ी टीम भी है तो उनके साथ मिलके वो विजन बनाना है कि यहां हम जाना चाहते हैं। अगर वो शेयर्ड नहीं है, अगर वो लोगों को पता नहीं है, तो फिर वो आपका विजन है। अगर वो लोगों को पता है, आपके साथ है, तो वो लोगों का विजन है। दैट टेक्स अस टू पॉलिसीज। पॉलिसीज इज बेसिकली तरीका। फिर आता है गोल्स, माइलस्टोन्स, प्रोजेक्ट्स एंड प्रोसीजर्स। स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए पॉलिसी होनी जरूरी है। गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। स्वच्छ भारत मुहिम के अंतर्गत गवर्नमेंट की एक पॉलिसी बनी। स्ट्रैटेजिक गोल क्या था? क्लीन इंडिया। फिर स्वच्छ भारत मुहिम की पॉलिसी बनी, उस पॉलिसी में कुछ गोल्स बने, जैसे क्या? तो हर घर में एक टॉयलेट होना चाहिए। ओके? फिर माइलस्टोन सेट हुए कि इस स्टेट में होंगे, उस स्टेट में होंगे, इन गांवों में होंगे, उन बिरादरियों में होंगे, इन तहसील्स में होंगे। फिर प्रोजेक्ट्स का नाम दिया गया, नए नए प्रोजेक्ट्स आए। स्टैंड अप इंडिया आया, स्टार्टअप इंडिया आया, स्केल अप इंडिया आया। ये नए नए प्रोजेक्ट्स निकलते चले गए। फिर जाके उसकी प्रोसीजर्स डिफाइन हुई, कितनी सब्सिडी मिलेगी, कितना क्या होगा, किस तरीके से होगा। अगर ये नेशनल लेवल पे हो सकता है तो क्या हम संस्था में नहीं कर सकते हैं? व्हाट डू यू से? यस और नो? This is the methodology of scaling anything. Anything. If there are no procedures, if there are no projects, project का मतलब क्या है? Anything that is unique has start and end date. अगर पेन पेपर है आप लिख लीजिए, एनीथिंग दैट इज यूनिक, जिसका स्टार्ट डेट है और एंड डेट है। तो आप अगर देखोगे गवर्नमेंट का कोई भी जीआर उठा के देख लो, कोई भी स्कीम उठा के देख लो, उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट होगी, क्योंकि वो प्रोजेक्ट है। प्रोसीजर्स, फिर निकलते हैं प्रोडक्ट्स और फिर निकलता है प्रॉफिट्स। अगर ये प्रोसेस फॉलो किया जाए तो स्केलेबिलिटी हमेशा आते रहेगी, हमेशा। एंड इवन इफ यू हैव अ स्मॉल डिप, अगर छोटा डिप भी है, यू कैन पिक दैट अप। नाउ मोर इंपॉर्टेंटली, व्यवसायिक ने ध्यान का देना चाहिए। जो ऊपर वाला वैल्यूज, मिशन, विजन है ना, ये ड्राइव करना है एक बिजनेसमैन ने। जो स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज, गोल्स तक का काम है ना, ये काम करना है लीडर ने। संस्था में जो लीडर्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स, प्रोसीजर्स, प्रोडक्ट्स, प्रॉफिट्स का काम है मैनेजर्स का। अब आप खुद से ये पूछिए कि आप अकेले हो ये सब करने वाले, या तीन अलग सेट्स हैं? अगर तीन अलग सेट नहीं है तो स्ट्रगल है। अगर तीन अलग सेट्स हैं और फिर भी आगे नहीं जा रहे हैं तो कॉम्पिटेंसी का इशू है। जैसे हम आगे जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। दैट टेक्स अस, एनी क्वेश्चंस? यस, गो अहेड। ये बिजनेस ओनर का काम है, हैंडल नहीं करना, सेट करना। वैल्यूज को एक बार सेट करना होता है, मिशन को एक बार सेट करना होता है, विजन शायद हर 3 साल बाद बदलता है। दैट्स हाउ इट इज। नहीं जी, बस अलग अलग हैं, इस वजह से बताया मैंने, क्योंकि ये जितना नीचे जाओगे ना उतना डायनेमिक बन जाता है ना। अगर हम प्रॉफिट्स को सेंटर रख के व्यवसाय चलाते रहेंगे तो वो इतना डायनेमिक है, रोज प्रॉफिट चेंज हो रहा है। डू यू एग्री? यस और नो? रोज चेंज हो रहा है, रोज मेरे कोई ना कोई प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे। अगर मैंने नया निकाला, कंपटीशन नया निकाल रहा है, राइट? तो मैं अकेला बंदा नहीं कर पाता वो सब कुछ, राइट? ऊपर प्रोसीजर्स अगर सही नहीं है, प्रोसीजर्स बनाए लिखित नहीं है, लोगों को पता नहीं है, अगर प्रोजेक्ट्स पता नहीं है लोगों को, डेजिग्नेटेड टीम नहीं है उनके लिए, अगर माइलस्टोन्स एंड गोल्स लिखे हुए नहीं तो शायद दिक्कतें आएंगी। सो ये हर स्ट्रक्चर में है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे स्टेबिलिटी है। इसलिए बिजनेस ओनर ने स्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करना चाहिए। Have I answered your question? Perfect. Okay. The last piece जो यहां दिख नहीं रही है, that's called governance. इस संस्था में, जो भी संस्था है, उसमें क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, ये लिखित रूप में डॉक्यूमेंट होना चाहिए।
ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। और जब आपकी संस्था में काम करने आए, जब भी एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम करने आए, वो पहले 5, 7, 8, 10 दिन में उसे पता होना चाहिए। पीपल कॉल इट एज इंडक्शन प्रोग्राम्स, पर अनफॉर्चुनेटली वो इंडक्शन प्रोग्राम कभी लिखित नहीं होता। एक डायरी नहीं आती उसके हाथ में कि भाई साहब अगले जब तक आप हो इस तरीके से ये गवर्नेंस पॉलिसीज है। एंड द मोर यू डू दैट, एवरी टाइम यू डू दैट, पुराने लोग निकल भी जाए जिनको आदत नहीं है, नए लोग जब आएंगे तो वैसे वैसे स्ट्रक्चर में घूमते रहेंगे। That takes us to this beautiful definition. Your job as entrepreneur is to live the organization values, mission and vision, and to drive governance in the company. Okay? Governance को drive करो, you will see that things are falling in place. That takes us to why is it difficult? इतना अगर ये इतना आसान है, मतलब इतना पिरामिड ही तो करना है, इतना आसान है तो डिफिकल्ट क्यों है? सारी कंपनियां स्केल क्यों नहीं हो पाती? ओके, फर्स्ट स्ट्रक्चर में ध्यान देते हैं। पहले स्ट्रक्चर में शेयर्ड विजन, मिशन, वैल्यूज होने चाहिए, उसके इर्द गिर्द लोग, रणनीति, एग्जीक्यूशन की एबिलिटी और कैश का साथ। अगर ये 4 चीजें नहीं है तो फिर तकलीफ है। मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं, जो अगर नहीं है तो तकलीफ होगा। प्लीज रियलाइज मेरी बातें कैसे चल रही है, क्योंकि बहुत लोगों को यह हमेशा लगता है ये तो मैं सब जानता हूं। अगर मैं सब जानता हूं और हो नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है? आई डोंट नो दैट आई डोंट नो, राइट? इसीलिए मेरी लैंग्वेज जो है, ये पूरी लैंग्वेज ये नहीं हो सकता, इस पे डिपेंडेंट है। सो फर्स्ट स्ट्रक्चर तो ये बिठाना है। सेकेंड स्ट्रक्चर में यू विल सी व्हाट यू नीड। इसे अगर आप फोटोग्राफ भी निकालना चाहते हो आप लगा सकते हो। अग्रीड, फोकस, डिसिप्लिन, रिदम एंड रिवॉर्ड्स। अगर रिदम रिवॉर्ड सिस्टम नहीं है, ओके, और डिसिप्लिन नहीं है, तो शायद जब आप एग्जीक्यूट करने जाते हो, जब यहां पे हो, आप एग्जीक्यूशन पे हो, एग्जीक्यूशन करने जाते हो और ये सारी चीजें नहीं है, तो कैश नहीं बनेगी। अब ये सारी चीजें क्या है? क्या डिपार्टमेंट्स हैं? डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना जानते हैं? क्या जॉब रोल्स डिफाइन है लोगों के? लोग सीखते हैं क्या? कंटिन्यूस प्रोजेक्ट्स चलते हैं क्या? आपके स्टैट्यूटरीज में कहीं गलती नहीं हो रही है ना? अगर ये सारी चीजें हैं तो एग्जीक्यूशन सही होगा। तो जैसे पीपल और स्ट्रैटेजी का काम है, वैसे ही एग्जीक्यूशन के वक्त इतनी सारी चीजें लगती, और बिकॉज ये खिचड़ी एक बंदे का काम नहीं है। इज दैट ओके? क्योंकि हम में से कोई भी शायद रजनीकांत नहीं है। Do you agree, sir? What do you say? None of us are Rajnikants. We need good team. We need good people. We need people who look in a direction, and then we can work. But whose job is to set a direction? किसका काम है डायरेक्शन दिखाना? हेलो, किसका काम है? करेक्ट। दिस इज द मॉडल। अगर आप इसके बारे में पूरे ये पूरा कोर्स है, ये पूरा कोर्स इस ग्रुप के लिए मैं ऑलरेडी बोल के आया हूं, शुड बी फ्री। इट्स कॉल्ड CPC। ये PhD का सब्जेक्ट था मेरे, जो आई हैव ऑलरेडी created a course out of it. You can go and see. It is absolutely free. Cash creation, cash processing and cash collection. ये 3 ही बकेट है धंधे में। कोई भी व्यवसाय हो, 3 ही बकेट्स हैं। अगर कैश को रेगुलरली क्रिएट कर पाता हूं, कैश को रेगुलरली प्रोसेस कर पाता हूं और कैश को रेगुलरली कलेक्ट कर पाता हूं, तो धंधा कभी छोटा नहीं होगा। इट विल कीप ग्रोइंग। प्रॉब्लम्स कहां हैं? इधर मैं अपने प्रोडक्ट के प्यार में इतना रहता हूं कि मैं कैश क्रिएट करना भूल जाता हूं और फिर कंपटीशन खाना शुरू करता हूं, या मैं प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया बना लेता हूं पर मैं प्रोसेस नहीं कर पाता, माल की डिलीवरी टाइम पे नहीं होती, सही नहीं है, और उसका कारण मेरे कलेक्शन पे आएगा। प्रोडक्ट नहीं, कैश क्रिएशन में प्रोडक्ट आता है। ना सो ओके, मैं रिपीट करता हूं, दिस इज फॉर एवरीबॉडी। कैश क्रिएशन का मतलब है प्रोडक्ट को नया अच्छा बनाना, मार्केटेबल बनाना, सेल्स करना, मार्केटिंग करना, एग्जीबिशंस करना, नेटवर्किंग करना, इससे कैश क्रिएट होती है, या सर्विसेज बनाना। वो प्रोडक्ट
या सर्विस को जब मैं प्रोसेस करके एज अ कंज्यूमर को देता हूं, उसका प्रोसेस क्या है, उसका प्रोसेस गलत है तो कैश अटकती है। जो चीज मुझे 10 दिन में देनी है, अगर मैं उसे 1 महीना लगाता हूं तो कैश अटकती है। मेरा स्टॉक रूम पाइल होता है, मेरा रॉ मटेरियल्स सही नहीं आ रहे, ओके, तो वो उसे कहते हैं प्रोसेसिंग सही ना होना, और उसका इंपैक्ट कैश कलेक्शन पे आता है। और कैश कलेक्शन का इंपैक्ट मेरे कैश क्रिएशन पे आएगा, क्योंकि कैश क्रिएशन में फिर मैं वापस पैसा खर्चा नहीं कर पाता मार्केटिंग में। सर कहां से करें, पैसा ही नहीं है, क्यों, मार्केट में पड़ा हुआ है। कितने लोगों के हैं चैलेंजेस, होता ही है। सो इन 3 बॉक्सेस को सही करना है दोस्तों। अगर हम सही कर पाए इन 3 बॉक्सेस को, कांस्टेंट वर्क करके, कांस्टेंट प्रोजेक्ट करके, इससे पहले वाली स्लाइड में उसका तरीका था। लेट्स लुक एट दिस, ओके। टूल्स टू क्रिएट मार्केट विनिंग प्रोडक्ट्स, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने का तरीका क्या है। मैं बस 2, आई एम गोइंग टू शेयर ओनली 2 टूल्स हियर, बट वील you can go onto the university and check more about it. What is the best part about this car? इस कार का सबसे अच्छा पार्ट क्या है, सॉरी क्या है, स्पीड, डिजाइन, ब्रांड नेम, ओके, सॉरी सेफ्टी, ओके, सॉरी okay, sign of power, okay, it's a Ferrari, that's it, it's a Ferrari. What is the nonsense question you're asking me? But no, it has brakes that work, it has brakes that work. नहीं, आप ब्रेक नहीं है, चलाओगे स्पीड में, फरारी है, ब्रेक नहीं है। बस इतना ही सोचो, एक गाड़ी में बहुत अच्छी फरारी है, फ्री दे रहा हूं और बोल रहा हूं 200 की स्पीड पे चलाओ, ब्रेक नहीं है, लोगे। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी फॉरगेट इन प्रोडक्ट क्रिएशन, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी फॉरगेट। सब लोगों को एक्सपीरियंस, ब्रांड, नाम, इट्स अ फरारी, व्हाट स्टूपिड क्वेश्चन, सब लोगों के दिमाग में ही आ रहा है। और वो मैंने क्या कहा, छोटी सी चीज भूल जाते हैं। हमें छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये छोटा प्रॉब्लम किसने सॉल्व किया, ये छोटा प्रॉब्लम ब्रेम्बो ब्रेक्स नाम की कंपनी ने सॉल्व किया। ये छोटा प्रॉब्लम ब्रेम्बो ब्रेक्स नाम की कंपनी में सॉल्व किया। व्हेन दे सॉल्व द प्रॉब्लम, फरारी बिकेम व्हाट फरारी इज टुडे। बट नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम। द बेस्ट पार्ट हियर इज, ब्रेम्बो की वजह से इस गाड़ी की मार्केटिंग, इस गाड़ी का स्लीक डिजाइन, सब कुछ अच्छा दिखने लग गया, क्योंकि उसमें ब्रेक है और जो लगते हैं, सॉरी, स्पीड इज व्हाई यू वुड बाय दिस कार। गुड वन, थैंक यू, गुड डिसीजन। बट इफ यू वांट टू बाय इट, व्हाई वुड यू बाय इट? No. Why would you buy a car? Why would you buy this car? It is brand name and speed. Just imagine this. Great brand name, great speed, no brakes. Would you buy? Your buying decision will change or not change? It has to have a good brake. Correct? So what are you actually buying it for? It's safety, security, and the thrill, or only for thrill? I know, but the company focuses on, understand, you are a business owner or you are a customer, right? If, yeah, go ahead, come. So, and stability? Say, wonderful, very good, in both. No. I'm not saying that you will buy it for brakes. Ha. Hello. Yeah, go ahead. I'll buy this car for SSS. Right, Speed, you said. safety and status. Correct. If you are talking about the brakes, that I am going to buy this car for the brake, no. Because the brake, which you are talking about, the company which has been given the solution for that high speed braking solution,
वो तब हुआ जब इस गाड़ी का इंजन इतना पावरफुल था, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, इसके ब्रेक्स कंट्रोल नहीं हो रहे थे. Then that company did that. Correct. But if as a consumer I'm going to buy this product, there is only 3 reasons. I Correct. can take a car in 2 lakh rupees, I can take a car in 20 lakh rupees. If I'm going to invest 4 crore rupees for a car, for sure it is for the speed, then the safety and the status. उसके बिना there is no use. अगर status agree नहीं चाहिए, completely. let me complete. अच्छा, you अगर say. status नहीं चाहिए तो मुझे ब्रांड की फर्क नहीं पड़ती है, मैं मारुति में भी चल लूंगा. अगर मुझे स्पीड चाहिए तो सेफ्टी भी चाहिए. एंड व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी, ऑल द पैरामीटर्स इज टू कंप्लीट इट. It can be a part of that thing, but I'm not agree with you that I'm going to buy the car just because of brakes. No. Okay. So I don't have to convince anybody here. Is that okay? That's not my job. My job is not, because I'm not a Ferrari salesman. Please don't misunderstand me. Huh? I'll be very candid about you. You go and you try to buy any car without brake, would you buy? I agree, but who is the company owner sitting in this room? You have moved to a consumer. I am saying you are the company owner. No, you should start thinking like this. It is you who should start thinking like this. अचानक गाड़ी देख के बाइंग वाले मोड पे चले गए आप. हाँ, sorry, go ahead. I am emphasizing on basic things. Basic. Yeah. Absolutely right. हाँ, absolutely. No. I'm still, okay. So we will not delve too much on it, but the fact still remains here is, sorry. नहीं, किसी भी चीज में आप प्रोडक्ट बनाओ तो उसे ऐसा बनाओ कि उसकी बेसिक चीजें सही हो मार्केट में निकलने के बाहर. अगर वो मार्केट में निकलने के बाद खराब हो जाए तो वो रिकॉल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. it breaks, it has breaks those works. ये लिखा हुआ है. अगर मैं अंग्रेजी सही करना चाहता हूं तो ब्रेक्स को बेसिक्स कर देता हूं. मेरे को जैसा आई टोल्ड यू, आई एम नॉट अ सेल्समैन फॉर फरारी ना, राइट, व्हिच इज ओके as long as you've understood what it is. Have you understood? Just give me a cheers. Yes, no. Chalo, that is the intention. Let's look at how these guys must have created. क्या कॉमन चीज है इनों में? इन सब में कॉमन चीज क्या है? सॉरी, बहुत तेजी से ऊपर गए. ब्रांड, प्रोडक्ट्स, और क्या है? हाँ, सॉरी, कम्युनिटी बिल्डिंग फोकस किया, और क्या है? ऑल दीज एम्बडीज आर हेडक्वार्टर्ड. हाँ जी, यस, गो अहेड, नो प्रॉब्लम. अच्छा, डिस्कस करने के बाद, हाँ, स्केल, दे आर ऑल स्केलेबल. टॉप ग्लोबल प्लेयर्स, मास को रीच किया, राइट. दे ऑल डोमिनेट द मार्केट. डू यू एग्री? यस और नो? हाँ, तो अभी अपन देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, what do you need basic to create a right product at the marketplace? Okay, कंट्रोल वाले पैरामीटर्स क्या हैं और इन्फ्लुएंस वाले पैरामीटर्स क्या है? लेट्स लुक एट दिस. पहला है यू एंड कंट्रोल. जब भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में हैं. ओके, प्रोडक्ट को सहज कैसे बनाएं, कन्वीनियंट कैसे बनाएं, जिसको दे रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी कैसे हो, उसका रिस्क कम कैसा हो, इमेज उसकी अच्छी कैसी हो, और एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो. जब भी हम प्रोडक्ट बनाएं तब प्रोडक्ट में इन 6 पैरामीटर्स के बारे में ध्यान रखें. नेक्स्ट, ऐसी कौन सी चीजें जो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? पहला, परचेज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. इस वजह से मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. डिलीवरी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि कस्टमर आके खुद भी खरीद ले. बैंकों ने इसका बड़ा ब्यूटीफुल सा तरीका किया. बैंकों ने क्या किया? ईमेल पे ही आपको क्या भेज दिया? बैंक स्टेटमेंट. पेपर की कटिंग बंद.
तो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, राइट? यूज बढ़ा सकते हो आपके प्रोडक्ट का, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो प्रोडक्ट का यूज बढ़ाने के लिए। सप्लीमेंट्स, एक्सेसरीज बेचते हैं लोग, एक मेन प्रोडक्ट को लेके एक्सेसरीज बेचते हैं। नेक्स्ट, मेंटेनेंस को आसान कर सकते हो। डिस्पोजल, ये डिस्पोजल मतलब एनवायरमेंटल नॉर्म है, इसीलिए डिस्पोजल बहुत जरूरी है। जब भी कोई प्रोडक्ट बनाए तो डिस्पोजल के बारे में जरूर सोचे। सॉरी। ओके, तो ये दोनों बॉक्सेस को देख लेते हैं, देन लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग। ये सारे आपके इंटरनल, आप इंटरनली इन पे काम कर सकते हो। जो ब्लैक बॉक्स में है इन पे इंटरनली काम किया जा सकता है, जो ग्रे बॉक्स में है आप उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर बायर की यूटिलिटी, जो ऊपर लिखा हुआ है आप देख रहे हो, बायर की यूटिलिटी, मैं बायर हूं, मेरी यूटिलिटी के बारे में अगर आप सोचोगे और फिर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाना शुरू करोगे तो ये पैरामीटर्स को ना भूलें। हमेशा जब भी कोई सर्विस निकालनी है, जब भी कोई प्रोडक्ट निकालना है, उसे ग्लोबल तरीके से सोचे। एंड दीज आर द 12 पैरामीटर्स। अगर इन 12 पैरामीटर्स में सेट सही हो रहा है तो प्रोडक्ट इज अप, प्रोडक्ट इज गुड टू गो इन द मार्केट। और एक सवाल है मेरा, ये टूल है जो आप, इसका निकाल दिया फोटो आपने? ओके गुड, अब लिखना बंद हो गया ना, लोग फोटो निकाल रहे हैं। अब देखते हैं रेज, रिड्यूस, क्रिएट, एलिमिनेट। दिस इज मैथमेटिक्स बाय द वे। ओके, ये मैथमेटिक्स क्या है? इफ यू इंटेंड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कोई कंपनी का प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, सेंटर में उस प्रॉब्लम को लिख देना एंड देन यू स्टार्ट यूजिंग दिस टूल। रेज का मतलब है बढ़ाना, रिड्यूस का मतलब है कम करना, क्रिएट का मतलब है नया बनाना, और एलिमिनेट का मतलब है निकाल देना। अगर एक प्रॉब्लम को हाथ में रखे, अगर ये 4 चीजों में आप एक्टिविटीज करते हो, लिखते हो, you will be able to see that you are able to solve a problem। ये कब यूज करना है? कोई प्रोसेस को अच्छा करना है, कोई प्रोडक्ट को अच्छा करना है, कोई सिस्टम को अच्छा करना है। दिस इज नथिंग बट एडिशन, डिविजन, मल्टीप्लीकेशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ एक्टिविटीज। तो ये टूल्स क्यों दिए जाते हैं? ये टूल्स इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि आपकी संस्था में जब ये टूल्स यूज करते हैं तो आप देखोगे बार बार लोगों के दिमाग को एक डायरेक्शन मिल रहा है, और जब तक आप लोगों के दिमाग को डायरेक्शन ना दो तब तक यू विल नॉट सी दैट योर कंपनी इज मूविंग फॉरवर्ड। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू वुड वांट टू नो व्हाट आर द 4 जॉब्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर? 4 jobs. First job, give direction to your people. Write it down. That's the last piece that I'm going to talk to you today. First is give direction to your people. If you don't give direction, it's going to be very dangerous for you to scale up the company. Second, give them tools. उन्हें औजार दीजिए कि वो perform कर पाए उस direction में. Right from the basic things of his hygiene to his tools to his technology, give them the tools to perform. Third, engage them very heavily, motivate them, create a culture जहां पे लोग उत्तेजित है, excited है काम करने के लिए. And fourth, very importantly, is ask questions. एक मैकेनिज्म होना चाहिए जहां पे लोगों को सवाल पूछने का सिलसिला बंद नहीं होता. Okay, so what are the 4 things? Can people repeat 4 things? What is the first thing? Give directions to people. Second, a little louder. Do I have to remind all of us that we are Kshatriyas? Yes, no? You have to remind? People are saying yes, remind. Okay, let's start. First thing. What is the first thing? Give them. Second one, give them. Third, and fourth is, if you constantly do this for 1000 days on a return mechanism, wherever you are, we have seen companies growing up to 30% year on year. That's the bare minimum that we've seen. Okay, in the history of last 10 years, comes इसी रीजन में, दिल्ली एनसीआर रीजन में ऐसी 50 से ज्यादा कंपनियां हैं जो 100 करोड़ क्रॉस कर चुकी है. When they were at 10-15 crores. Okay, year on year 30-40% growth is absolutely possible. You just need to put a method to it. I hope in the last one hour, I think
1.5 hours, I have given justice, and I will change the breaks to basics. Okay, right? So that it is easier for you, because it is not for me, it is for you. Right? So thank you very much, everybody. Thank you. Thank you. Questions? Sorry, you don't want to change? Anybody has a question? So I can leave. Thank you. Your website and your details. My details. All right. My website is this. आभार योगेश जी। आप प्राय हम ऐसी बैठकों में ऐसे जो स्पीकर्स होते हैं उनको पे करके बुलाते हैं, और आपको जो ही पता चला, पवन सिंह जी जो आपके साथ वहाँ हैं, अपने क्षत्रियुग संघ के स्वयंसेवक हैं जो खुद बिजनेस वहाँ करते हैं, उन्होंने आपसे बात करी तो आपने अपनी तरफ से खुद के भाड़े से आए हैं, हमारे को पूरा 1 दिन दिया है। और कल हमारी जो बातचीत हो रही थी उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि हम जो ये पिछली जयपुर वाला जो कार्यक्रम हुआ था उसके बाद इसको ऑर्गेनाइज रूप से कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको ऑर्गेनाइज रूप से हम प्रारंभ करें, और निरंतर इस तरह के जो लोग आए हैं वो आपस में इसको नियमित रखें। तो ऐसी स्थिति में आपसे मैंने कहा कि हमारे को आपकी ऐसी आवश्यकता पड़ सकती है, तो आपने कहा कि जब भी आप कहोगे मैं हमेशा तैयार रहूँगा। तो इस तरह की जो भावना है, जैसा आपने प्रारंभ इमोशन से किया था, तो वह भावना जो है वह निश्चित रूप से हम लोगों को सबको जोड़ेगी। और एक बात आपने जो कही थी कि टाइमलेस गाइड प्रिंसिपल होना चाहिए, तो क्षत्रियुग संघ का आधार जो है, क्षत्रियुग संघ ने अपना उद्देश्य रखा है क्षात्र धर्म। तन सिंह साहब ने जो उनकी पुस्तक है समाज चरित्र, एक पुस्तक है, उस पुस्तक में उन्होंने प्रारंभ में जो लिखा है उद्देश्य, जो उसका चैप्टर है पहला, उसमें उन्होंने लिखा है कि उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो सब पर लागू रहता हो और हमेशा लागू हो। तो क्षत्रियुग संघ में जो उद्देश्य है वो क्षात्र धर्म इसीलिए रखा गया कि वो हर क्षत्रिय पे लागू होता है, चाहे वो व्यवसायी है, जैसा आपने बताया, चाहे वो दुकानदार है, और चाहे बड़ा व्यवसायी है, चाहे दुकानदार है, चाहे वो कलेक्टर है और चाहे वो चपरासी है, चाहे वो खेतीहर मजदूर है और चाहे बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है। इसी तरह से ऐसा उद्देश्य है जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। तो हम लोगों को जो आप ये बता रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम क्षत्रियुग संघ के किसी शिविर में धूल से सने हुए, ऐसे आपके 5 स्टार होटल में नहीं, धूल से सने हुए खेल के आए हैं और जो उपलब्ध था वो नाश्ता किया है, और हमारे क्षत्रियुग संघ का शिक्षक हम लोगों को वो सब चीज़ें बता रहा है, वैसा का वैसा यहाँ लग रहा है। तब यूँ लगता है कि तन सिंह साहब हम लोगों को कितनी बड़ी चीज़ दे के चले गए, जिसके लिए इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा ये व्यवस्थाएं तामझाम जुटानी पड़ी, वहाँ हमारे को कुछ नहीं करना पड़ता। आपके यहाँ जितना इस हॉल का किराया है उसमें तो हमारे 15 दिन का शिविर लग जाता है। तो ये सब चीज़ें, इतनी श्रेष्ठ चीज़ हमारे पास उपलब्ध है, इस बात का हम लोगों को गर्व भी होता है, और साथ में ये भी होता है कि इतनी सब चीज़ें उपलब्ध होने के बाद भी वो सब तक नहीं पहुंच पा रही है। क्यों? क्योंकि हम सब लोगों को इस तरह की चकाचौंध ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि साहब क्या आप क्षत्रियुग संघ के शिविर में बुला के नीचे बिठा दोगे तो पार थोड़ी पड़ेगी। तो थोड़ा थोड़ा इसलिए आपको प्रारंभ में ऐसा बुलाया है, धीरे धीरे हम उधर आपको लेके जाना चाहेंगे, आप लोग तैयार रहें। अब अपने भोजन का समय हो रहा है, हम लगभग 1 घंटे का ब्रेक है, 1 घंटे के ब्रेक में हम सब भोजन करें, और साथ में जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि ऐसा जितना भी समय मिलता है उसमें हम आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, क्योंकि पहला काम जब तक संपर्क नहीं होगा तब तक आगे वाली बातें नहीं बढ़ पाएगी। सभी लोग आप भोजन के लिए पधारें।